और अब बात करेंगे महायुद्ध के। मिडिल ईस्ट में युद्ध और कूटनीति के बीच एक नया टकराव सामने आ गया। मोनिका, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल को संयम बरतने की नसीहत दे रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि अगर हमले नहीं रुके तो जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। और देखिए, बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद ट्रंप का गुस्सा खुलकर सामने आया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते। अब उन्होंने यह आरोप लगाया कि नेतन्याहू की नीतियों की वजह से दुनिया में इजरायल के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू ट्रंप की बात मानने को तैयार हैं? क्योंकि ट्रंप से बातचीत के बाद भी नेतन्याहू का रुख बदला हुआ नजर नहीं आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इजरायल पर हमले बंद नहीं हुए तो कार्रवाई जारी रहेगी। आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ के ऑपरेशन चलते रहेंगे और लेबनान में सैन्य अभियान योजना के मुताबिक आगे बढ़ेगा। इधर जमीन पर हालात भी तनावपूर्ण बने हुए। दर्शकों, दक्षिणी लेबनान में देर रात फिर कई एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। अल मरवानिया समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। टायर शहर पर भी ड्रोन स्ट्राइक की खबरें सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा है। विफोर्ट किले को भी नहीं भूलना चाहिए। विफोर्ट किले के पास हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया है और उसका वीडियो भी जारी कर दिया। यानी सीमा पर गोलियां और ड्रोन का खेल अभी भी थमा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ट्रंप युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं तब नेतन्याहू लगातार सैन्य कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं? अब सवाल यह है कि क्या वॉशिंगटन और टेल अवीव के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं? क्या हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच संघर्ष और भड़क सकता है? और क्या लेबनान एक बार फिर से बड़े युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि उठते हुए नजर आ रहे हैं कि मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है। और अब आपको कुछ कहानी बताते हैं। ट्रंप की इंटरनल हेल्थ को लेकर जो रिपोर्ट थी वो लीक हुई है। आपको याद हो, वर्ल्ड वॉर में हमने वो कहानी बताई थी जिसमें उनकी जो पैर में सूजन थे, हाथ में निशान, गले पर निशान देखने को मिल रहे थे, उसको लेकर कहानी जो सामने आई थी, रिपोर्ट सामने आई थी, वो समझिए ट्रंप का दिल, फेफड़े और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पूरी तरह से ठीक बताया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रंप आजकल ब्लड प्रेशर और सदमे के शिकार है, उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया। इसके अलावा ईरान युद्ध के बाद ट्रंप में फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर ने ट्रंप को आराम करने की सलाह दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, सलाह मानेंगे या नहीं मानेंगे तो देखने वाली बात है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट की माने तो ट्रंप पर मानसिक तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक तनाव का असर सार्वजनिक अब दिखने भी लगा है। और तो और कहा जा रहा है कि ट्रंप को मीटिंग में नींद आने लगती है, यानी वो मीटिंग लेने बैठते हैं और उस दौरान उनको जो नींद है वो भी आने लगती है। ट्रंप मीटिंग में अचानक से चिल्लाने लगते हैं, भड़क जाते हैं और ट्रंप की मीटिंग से मीडिया को दूर रखा जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये सब चीजें निकलकर सामने आती हैं, उनके जो रिपोर्ट है, अगर हम रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, जो हालात हैं, जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति है, वो सब कुछ अगर मीडिया के सामने खुलकर सामने आने लगा तो अभी जो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है शायद वो और ज्यादा हो जाए। इसके अलावा मीडिया ब्रीफिंग के समय भी आसपास बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं। ट्रंप के सलाहकार कम बोलने की सलाह देते हैं। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी जाती कि आप कम बोलिए, उसके बाद यह हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं और उसके बाद से वो अपनी बातों से ही पलटी मारते हुए नजर आते हैं। हार का गम और अस्पताल में ट्रंप नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी सेना की शर्मनाक हार, एक अखबार जो है उसमें ये हेडलाइन की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का चौथा सार्वजनिक मेडिकल चेकअप जो है वो किया गया है, यानी चौथी बार उनका ये चेकअप होता है। वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में 3 घंटे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भर्ती रहते हैं और उस दौरान उनका जो है चेकअप किया जाता है। रिपोर्ट में ट्रंप का वजन अब करीब 108 किलो बताया जा रहा है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है, हालांकि देखकर तो नहीं लगता। डॉक्टर ने ट्रंप को वजन कम करने की सलाह भी दी है। साथ ही साथ पिछले साल अप्रैल में ट्रंप का वजन करीब 101.6 किलो था, ये रिपोर्ट कह रही है। ट्रंप के हाथों पर दिखाई देने वाली नीले निशानों का भी जिक्र जो है उस रिपोर्ट में किया गया है। नीले निशानों की वजह से लोगों से हाथ मिलाने और एस्पिरिन लेना बताया गया है।
ये एक और इसमें कहानी और ट्विस्ट कह सकते हैं देखने को मिली है। वहीं रिपोर्ट में पैरों के निचले हिस्से की जो हम बात कर रहे थे उसमें हल्की सूजन का भी जिक्र किया गया है। एक तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी, ट्रंप के दिल की उम्र उनकी वास्तविक उम्र से करीब 14 साल कम आंकी गई है। ये भी बेहद दिलचस्प रिपोर्ट आप कह सकते हैं, जिसमें उनकी उम्र और तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट के बारे में आपको बता रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट के क्या रिपरकशंस है, क्या उसका इम्पैक्ट है। जिस तरीके से रिश्ते कहीं ना कहीं इजराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के वॉशिंगटन के तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता रही, बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद नेतन्याहू पर बरसे ट्रंप। बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद नेतन्याहू पर बरसे ट्रंप और साफ तौर पर यह कहा गया अगर मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप नेतन्याहू बातचीत पर अमेरिका की मीडिया की रिपोर्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर फटकार लगाई। नेतन्याहू की वजह से इजराइल से सबको नफरत, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब देखिए आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे जिसमें उन्होंने मेंशन किया है, अ वेरी प्रोडक्टिव कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑफ इजराइल एंड देयर विल बी नो ट्रूप्स गोइंग टू बेरूत एंड एनी ट्रूप्स दैट आर ऑन देयर वे हैव ऑलरेडी बीन टर्न्ड बैक। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत हुई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ट्रूप्स जाने वाले थे बेरूत उन्हें वापस बुला लिया गया। अभी कोई भी ट्रूप्स जो है, यानी कि कोई भी सैनिक जो है, सेना जो है, वो बेरूत की तरफ नहीं जा रही है। हिजबुल्लाह को लेकर एक यहाँ पर एक सहमति बनी है और साफ तौर पर ये तय किया गया है कि शूटिंग जो है, यानी कि हमले जो हिजबुल्लाह पर, वो रोके जाएंगे। इजराइल उन पर अटैक नहीं करेगा, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्थिति देखें तो इजराइल अब तक लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक्स करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बन नहीं रही है, क्या मतभेद है वॉशिंगटन के बीच में और टेल अवीव के बीच में। बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप बरसते हुए नजर आए हैं। बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप बरसे हैं। अब आप इसमें मोनिका जो समझने की जरूरत है वो ये है कि क्या दोस्ती में दरार देखने को मिल रही है, क्या कहानी अब पलटने वाली है, क्योंकि प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप पर भी है कि जल्द से जल्द जो है युद्ध का समाधान निकाला जाए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय करा देते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता नासिर खान हमारे साथ जुड़े, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मनोज कुमार भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ी देर बाद रितेन माथुर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा की शुरुआत यूके देवनाथ सर से करते हैं। सर, दोस्ती में दरार, ये तो बेहद चौंकाने वाली बात है और ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता, इसका भी क्रेडिट ले गए, कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो भाई साहब को जेल में रहना पड़ता। दोस्ती में दरार तो नहीं है, दोस्ती में प्यार का ही इशारा है। होता यह है कि ईरान को हराने के लिए युद्ध में नेतन्याहू बहुत ही लालायित हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रंप से बड़े मात्रा में हथियार मिल जाए, जल्दी से जल्दी अगर हो सके तो ट्रंप भी ईरान पर बमबारी चालू करे। नेतन्याहू चाहते हैं कि अगर किसी टेक्निकल, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वजह से ट्रंप युद्ध में छलांग नहीं मार पा रहे हैं तो नेतन्याहू खुद अकेले ही युद्ध में छलांग मारना चाहते हैं और ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ बॉम्बिंग करना चाहते हैं। इस तरह की बातों से ही थोड़ा तनाव तो नहीं, हाँ, ट्रंप जो है थोड़ा नेतन्याहू को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू है कि मानते ही नहीं। एक टेक्निकल एंगल भी है कि अमेरिका इजराइल को काफी सारी एड देता है, ग्रांट देता है, हिंदी में कहें तो फ्री में बहुत सारे हथियार देता है। तो एवरेज अगर देख लें, अमेरिका हर साल इजराइल को $3.5 बिलियन के हथियार जो हैं, कंज्यूमेबल हथियार यानी बॉम्ब्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, तोप के गोले, टैंक के गोले फ्री में देता है। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स के जो इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं फ्री में देता है। तो ये 40 दिन के युद्ध में नेतन्याहू इस्तेमाल कर चुके हैं, खत्म हो गए हैं। वो चाहते हैं कि और थोड़ा उनको ग्रांट यानी फ्री में अमेरिका से हथियार मिल जाए ताकि वो ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध चालू कर सकें, भयंकर युद्ध कर सकें। तो बातचीत है,
कोई तनाव नहीं है। प्यार मोहब्बत में दोनों डील करते हैं। ट्रंप को मालूम है कि नेतन्याहू यानी मैं अगर इज़राइल दोस्त हूँ यूके देवनाथ सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, लेकिन मैं दोस्त हूँ किसी का, मैं मोनिका का दोस्त हूँ, मोनिका को कहूँ कि नहीं मैं नहीं होता मैं नहीं होता, मोनिका जेल में होती। ये ट्रंप का एक स्पेशल स्टाइल है, ये बताने का कि देखो नेतन्याहू मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं और मैं हर मौके पर उनको बचा लेता हूँ। ये ट्रंप का एक स्टाइल है। ये स्टाइल वो ज़ेलेंस्की के साथ भी यूज़ किए हैं। ये स्टाइल वो दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ भी इस्तेमाल किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को भी वो कभी-कभी प्यार मोहब्बत में एक आध अपशब्द कह जाते हैं। ये उनका एक पेक्यूलियर पर्सनल अंदाज है। जी। मनोज जी, इस पर आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? एक तरफ हम देख रहे हैं सीज फायर, और उस सीज फायर के बीच लगातार लेबनान पर अटैक जो है वो जारी थे इजराइल के। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये रिएक्शन, और उनका कहना है कि भाई क्यों अटैक्स जो है वो इजराइल कर रहा है, उस पर एक तरफ हम शांति वार्ता की बात करें और शायद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी इसका पड़ रहा है। ऐसे में किस तरीके से देखें, क्या ये गतिरोध है, या फिर जैसे कि देवनाथ जी ने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, कई दफा उन्हें समझ नहीं आता कि वो लाइट नोट पर जा रहे हैं या फिर दुनिया इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, उनकी बातें सीरियस है भी या नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप जी इसी तरह के स्टेटमेंट्स के लिए माने जाते हैं और सभी शासनाध्यक्ष के साथ तो उन्होंने जो है कुछ न कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया है जिससे सभी लोग को ऑकवर्ड लगा है। और जिस तरह से सभी चर्चा था और ईरान भी जो है एडमेंट था कि आपको लेबनान पे जो है युद्ध रोकना पड़ेगा। जिस तरह से इजराइल ने शुरू से ही जो है सीज फायर करने के बावजूद भी लेबनान पे हमला किया और उनका यही बोलना था कि हिजबुल्लाह पे हम टारगेट कर रहे हैं। और उनका जो एक नीति था इजराइल एक्सपेंशन का, उसको लेकर के भी इसी तरह का वो वार कर रहा था कि किसी न किसी रूप से दक्षिण लेबनान में जो है वो कैप्चर कर सके और उसके बाद सीज फायर हो। तो लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है जिस तरह से ट्रंप ने नेतन्याहू से बात किया है और उन्हें रिस्ट्रेंट कहने की बात गई है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से ही जो है ईरान का ये कहना है कि टॉक तभी शुरू होगा जब आप लेबनान पे जो है इजराइल जो है वो अटैक बंद करेगा, तभी हम टेबल पे बैठेंगे। हालांकि 2-3 राउंड का टॉक हुआ, हालांकि इसका कोई फल नहीं मिल पाया है अभी तक। लेकिन शुरू से ही जो है जिस तरह से ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को समर्थन करते आया है और पहले से एक प्रॉक्सी बोला जाता है हिजबुल्लाह को। तो ये ईरान जो है कभी ये टॉलरेट नहीं कर सकता है कि हिजबुल्लाह पे जो है अगेन जो है वो वार किया जाए वो लेबनान में और उसको खत्म किया जाए। जिस तरह से सभी रूप में हालांकि मनोज जी देखिए ना, भले ही डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे हो, बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने बात की हो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू मान का रहे हैं। ट्रंप से बातचीत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू बोले हैं, क्या कुछ क्या उन्होंने बता रहे हैं, हम पर हमले बंद नहीं किए तो कार्रवाई होगी, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। आतंकी ठिकानों पर आईजीएफ के हमले जारी रहेंगे, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बोले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो लेबनान में प्लान के मुताबिक हमले जो है वो होते रहेंगे। लेबनान को लेकर कोई भी रियायत बदलने दिखाने के मूड में जो है नेतन्याहू इस वक्त नजर नहीं आ रहे। नासिर, नासिर आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी 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 बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पक्ष रखा है नेतन्याहू ने, उनके पक्ष से ये नजर आ रहा है कि वो तो अटैक कर ही नहीं रहे हैं, वो तो डिफेंसिव मोड में है और उन पर अटैक हो रहे हैं, इसलिए उन्हें रिटालिएट करना पड़ रहा है, जबकि स्थिति हम सब बखूबी जानते हैं। देखिए मोनिका, बिल्कुल ये बात अगर हम देखेंगे, जब से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद हमने देखा सबसे पहले जो लेबनान को अगर निशाना बनाएगा वो आईडीएफ की तरफ से बनाया गया और हमले इतने भयंकर थे कि हर जगह हमने देखा आग के गोले वहां पे बरसाए गए जब आईडीएफ ने हमला एयर स्ट्राइक वहां पे की। उसके बाद लेबनान की तरफ से जो है बातचीत करने के लिए भी कहा गया, टेबल पे वो आए भी, लेकिन उसके बाद भी जो है हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन जो वहां पे मौजूद है उनको बख्शा नहीं गया। आईडीएफ की तरफ से लगातार, इजराइल की तरफ से लगातार उनको निशाना बनाया गया। लेकिन जब लेबनान को निशाना बनाया गया, जब हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया, उसके बाद जो है रिटेलिएशन उनकी तरफ से भी देखने को मिली। ड्रोन्स भी वहां से इजराइल में दागे गए। उस पर जो है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब उनको जो है कंट्रोल करना चाहता है कि आप जो है फिलहाल के तौर पे
जो हमले हैं लेबनान पे वो आप रोक लीजिए, क्योंकि बातचीत अगर देखिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं कि बातचीत हो रही है, फाइनल स्टेज में है, बैकडोर एंट्रीज में बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं क्या वो रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आज नेतन्याहू को रोक रहे हैं? देखिए इतना टाइम हुआ सीज फायर को, इतना टाइम हुआ इसराइल को लगातार हमले करते हुए लेबनान पे, आज तक जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सामने नहीं लाई कि आप हमले जो है रोक दीजिए फिलहाल के तौर पे। लेकिन आज फिर से वो कह रहे हैं नेतन्याहू को कि कहीं ना कहीं से साफ लगता है कि बातचीत जो है कहीं ना कहीं पहुंची है। जिस तरफ से ईरान ने भी 2 पश्त में कहा था कि जब तक आप लेबनान पे हमले नहीं रोकेंगे तब तक सीज फायर नहीं माना जाएगा। क्या फिर से एक बार जो है अब सीज फायर देखने को मिल सकता है? क्या बातचीत जो है फ्रूटफुल रिजल्ट तक आ सकती है? लेकिन जिस तरह से हमने आए दिन हमें देखने को मिला, नासिर उससे हमारे लगता है साथ कहीं ना माथुर कहीं। साहब भी जुड़ चुके हैं। माथुर साहब, जिस बात का जिक्र नासिर करे, हमने सवाल भी उठाया, ये एकाएक डोनाल्ड ट्रंप को कैसे चिंता सताने लगी और उनको इतने वक्त बाद लगने लगा है कि इजराइल को अटैक नहीं करने चाहिए लेबनान पर? देखिए ऐसा है कि लेबनान पर जो इस समय गवर्नमेंट बैठी है वो एक, इसको कहते हैं कि अब एक वर्चुअल गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट वर्चुअल है तो उसके कारण उनके पास उनका कोई नियंत्रण तो है नहीं। अब जो भी कुछ है वो हिजबुल्लाह जो है वहां पे जो कुछ कर रहा है, तो ऐसे में हिजबुल्लाह एकदम इजराइल के पड़ोसी देश है और पड़ोस में अपने पड़ोसी माथुर साहब, आपकी आवाज में और तकनीकी दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से कनेक्ट होने का प्रयास आपसे करते हैं। एक अपडेट जरा दर्शकों को इस बीच बता दें, लेबनान पर जारी है इजराइल के लगातार अटैक्स, लगातार ये हमले हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान फिर वहां पर एयर स्ट्राइक देखने को मिला है। देर रात लेबनान के 3 शहरों पर एयर स्ट्राइक, अल मरवानिया शहर पर 2 हवाई हमले हुए हैं। आईडीएफ ने टायर शहर पर भी ड्रोन स्ट्राइक की है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेबनान पर लगातार इजराइल के हमले देखने को मिल रहे हैं। लेबनान पर मानो जैसे इजराइल ने नजर गड़ाकर जो है अपने हमले शुरू कर दिए। देवनाथ सर, ये कहानी खत्म नहीं होने वाली है। इजराइल ये कह रहा है, इससे पहले जो हमने जानकारी दी वो ये कह रहा है कि अगर हम पर हमले होते रहे तो हम हमला करते रहेंगे। अब समझने की जरूरत यह है कि इजराइल तो पिछले कई दिनों से लगातार हमले कर रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम पर। वो कहानी तो हम देख ही नहीं पा रहे कि जहां इजराइल पर अगर हमले हुए भी हो तो छुटपुट होंगे। हो ये रहा है कि जब 8 अप्रैल को सीज फायर डिक्लेयर किया अमेरिका ने, उसके बाद से लगातार पीस टॉक्स तो ईरान के साथ चल रही हैं। ईरान की एक शर्त ये भी है कि अमेरिका नेतन्याहू को काबू में करे और इजराइल और हमले हिजबुल्लाह पर ना करे। अब इसकी तरफ अग्रसर होते हुए 8 अप्रैल के बाद से कम 2 बार अमेरिका के शह पर या अमेरिका के एनकरेजमेंट पर लेबनान की सरकार, बेरूत की सरकार जो है उसके बीच में और इजराइल के बीच में सीज फायर के समझौते साइन किए गए। दिक्कत ये हो रही है कि बेरूत की जो सरकार है उसका तो हिजबुल्लाह पे कोई कंट्रोल नहीं है। हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में है और दक्षिण लेबनान से छोटे छोटे हमले करता रहता है इजराइल की तरफ। मैं इजराइल के अंदर की बात नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मारक क्षमता मात्र 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक होती है। वॉरहेड भी बहुत छोटे होते हैं। हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट जो है 1 किलो या 5 किलो होता है। जब वो गिरते हैं तो कुछ घरों के शीशे चटक जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब तक ऐसा भी कभी भी नहीं हुआ कि हिजबुल्लाह का रॉकेट लगने पर कोई इजराइल का कोई 2 मंजिला घर धराशायी हो जाए। लेकिन जो काउंटर ऑफेंसिव इजराइल करता है, भयंकर करता है, वो अपने F-16 F-18 विमानों को भेज देता है लेबनान, दक्षिण लेबनान, बेरूत, अब तो देवनाथ सर ब्यूफोर्ट वाली कहानी भी तो सामने आ गई है। 900 साल पुराना ये किला जिस पर इजराइल इस वक्त पहुंच चुका है। एकदम ब्यूफोर्ट का हमला जो है क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरह से 1000 साल पुराने किले पर इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है। काफी क्षति भी पहुंची है। इजराइल ने, देखो होता क्या है कि इजराइल दक्षिण बेरूत या दक्षिण सीरिया में भी थोड़ा थोड़ा कुतरता रहता है। 1967 के युद्ध में उन्होंने गोलान हाइट्स छीन लिया सीरिया से और अभी तक छोड़ा नहीं है। 1973 में उन्होंने दक्षिण लेबनान के कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया, अभी तक छोड़ा नहीं है। इजराइल कहता है कि वह ये सब सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। और होता क्या है असल में कि इजरायली जो हमले होते हैं एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और बहुत इफेक्टिव होते हैं। वो गिराते हैं बॉम्ब्स 500 किलो के।
वो गिराते हैं बॉम्ब्स 1000 किलो के। तो लेबनान में 10 मंजिला बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो जाती है। तो लेबनान की सरकार त्रस्त है थोड़ा, सिर्फ अमेरिका की तरफ दौड़ सकती है। नेतन्याहू जो है वो बात नहीं सुनते हैं, सेल्फ डिफेंस में इस तरह के हमले करते हैं। नेतन्याहू को रोकने का एक ही तरीका है। देखो, मैं बताना चाहता हूं कि जो इजराइल जब बम गिराता है, ये उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बहुत अद्भुत है। ये शायद लोगों को पता नहीं है कि इजराइल जब भी बॉम्बिंग करता है कहीं पर भी, चाहे हमास पे बॉम्बिंग करे चाहे हिजबुल्लाह पे बॉम्बिंग करे, ये जो 100 बॉम्ब अगर इजराइल गिरा रहा है तो उसमें से 90 बॉम्ब अमेरिका द्वारा सप्लाइड हैं। अमेरिका अपना जो नेटो का भंडार है, जहां नेटो कंट्रीज में अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए 6 महीने का बॉम्ब्स जमा किए हुए हैं। अमेरिका उन बॉम्ब्स को लगातार सप्लाई करता रहता है अपने जहाजों। अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर हैं, C-5A स्टार लिफ्टर हैं, एक एक जहाज में 40-40, 70-70 टन लोड ले जा सकते हैं। ठीक है। इनसे लगातार अमेरिका बॉम्ब सप्लाई करता है इजराइल को। ठीक है सर, और अगर मैं एक बड़ी जानकारी जरा दर्शकों से साझा कर लेता हूं। लेबनान में ब्यूफोर्ट किले के पास बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां पर हिजबुल्लाह ने IDF के हमला किया है। ब्यूफोर्ट किले के पास हिजबुल्लाह की ड्रोन स्ट्राइक जो है वो देखने को मिला। सवाल यहाँ पर न्यूज हुआ है कि इजराइल लगातार ये कह रहा है कि रिटालिएट कर रहे हैं। अब वाकई इजराइल रिटालिएट ही कर रहा है या फिर इजराइल अपनी मंशा के साथ काम कर रहा है? क्योंकि कौन ये पूछने जा रहा है कि इजराइल रिटालिएट कर रहा है या फिर अटैक कर रहा है? और जैसा कि जिक्र देवनाथ जी भी कर रहे हैं, हम सब बखूबी जानते हैं कि हिजबुल्लाह क्या हमले करेगा इजराइल पर, हिजबुल्लाह के पास किस तरह के हथियार हैं, और दूसरी तरफ अगर इजराइल करेगा तो किस तरह से अटैक करेगा। सो ये स्थिति क्या नजर आ रही है यहाँ पर? तो इजराइल अगर हम देखें तो वो अपनी उसका टारगेट सेट है कि भाई हिजबुल्लाह का खात्मा करना है, उसे खदेड़ना है, तो उस हिसाब से हमले कर रहा है। वो पोर्ट्रे करने वाली बात हो जाती है ना कि हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम डिफेंसिव मोड में कर रहे हैं, ताकि किसी को भी विलन वाली भूमिका हमारी ना लगे। ये जो इस कैप्चर किया गया है बॉक्सफोर्ट किले को, इसको लेकर के लेबनान गवर्नमेंट ने भी जो है आउटरीच एक्सप्रेस किया है कि ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से स्वाभाविक है कि हिजबुल्लाह भी जो है वो कोशिश करेगा कि उसको फिर से जो है वो अपने अंदर लिया जाए। और इस बार जो है ट्रंप ने ये भी क्लेम किया है कि हिजबुल्लाह से भी बात हुई है और इजराइल से भी बात हुई है कि जो है युद्ध बढ़ाया ना जाए, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं किया जाए। तो ये ऐसा लग रहा है कि भले अभी 1-2 घंटा 5 घंटा ऐसा लगे कि इजराइल का हमला कंटिन्यू करे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि लेबनान में भी जो है जो अटैक हो रहा है इजराइल द्वारा वो भी बंद हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि अमेरिका जो है जिस तरह से हमला और इजराइल ने जिस तरह से हमला किया था ईरान पे, UN चार्टर के खिलाफ है वो। और अब ट्रम्प के लिए ये भी चैलेंज है कि इसको जो है इस वॉर को किस तरह से जस्टिफाई किया जाए अपने कंट्री में भी। वहाँ भी उनका पॉपुलरिटी डाउन है और वर्ल्ड में और UN में भी उनका पॉपुलरिटी इस एक्शन को लेकर के बहुत नीचे चला गया है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है पीस टॉक को लेकर के, लेकिन बार बार जो है ट्रम्प किसी न किसी रूप में इस तरह का स्टेटमेंट देता है जिससे जो एक मार्केट को एक होप लगता है कि कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में डिसीजन हो सकता है, जिससे आज ये भी सर आता हूं, वापस लौटता हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। ईरान ने अमेरिका के साथ बंद किया प्रत्यक्ष वार्ता, ये बड़ी जानकारी। इजरायली हमले जारी रहे तो यूएस से नहीं होगी बात, ये ईरान ने साफ तौर से कह दिया। मोनिका, लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ये बड़ा फैसला, सीज़फायर की शर्तें पूरी नहीं होने तक बातचीत बंद, ईरान की तरफ से कहा गया।
अमेरिका से वार्ता बंद करने के बाद ईरान की धमकी, हॉर्मुज और बाबा अल मंडेब स्ट्रेट बंद कर देंगे, ये भी ईरान ने धमका दिया है। माथुर साहब, यानी कि ये दबाव जो है, ये जो अमेरिका इजराइल से कह रहा है कि अटैक्स ना करो, ये यहीं से आ रहे हैं। ईरान दबाव बना रहा है अमेरिका पर और अमेरिका भी इसीलिए इजराइल से कह रहा है कि वो अटैक्स बंद करे। इसका मतलब तो ये लग रहा है कि ईरान ज्यादा पावरफुल कंडीशन में, ज्यादा पावरफुल अगर देखें उसकी स्थिति इस वक्त है। पावरफुल तो नहीं है ये, इसको तो मान के चलें कि पावरफुल नहीं है ये क्या है कि वहां पे एक रेडिकल जो लोग हैं, जो रेडिकलाइज लोग जो है, जिनका हम जानते हैं IRGC ग्रुप है, बाकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उसको ठंडा कर रखा हुआ है उन्होंने। तो वो समझदार लोग जो बात करना चाहते हैं, उनके साथ मुश्किल ऐसी हो रही है कि ईरान की तरफ से एक ऐसे लोग जाके बातचीत में भाग लेते हैं जो डिसीजन नहीं ले सकते, उधर अमेरिका से भी ऐसे लोग आके मीटिंग में बैठते हैं जो फाइनली डिसीजन नहीं ले सकते। दोनों जगह डिसीजन लेने वाले लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए बार बार ये स्थिति बन रही है। ईरान अपनी भाषा में बात कर रहा है। अभी पहले देखिए पाकिस्तान में जब टॉक हुई थी, पीस टॉक इनकी हुई थी, तो उस पीस टॉक में यहाँ के इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि हम हार्बोस खोल देंगे कल से। तो IRGC ने कहा कि तुम कैसे बोल के वहां पे हार्बोस खोल दोगे, हम हार्बोस नहीं खोलेंगे। अब वहाँ IRGC ने अलग लैंग्वेज यूज की, इधर ये इसका बात बेकार हो गई, वहां पे कहने का मतलब ये हुआ। तो अब जो लड़ाई चल रही है, तो ये दबाव की कोशिश ही कर रहे हैं ईरान बराबर। पर इस पूरी खेल में मैं आपको बता देता हूँ, 1 महीना बस बचा है, समझ लीजिए 1 महीना। आज हम 2 तारीख को बैठे हैं, इस मंथ एंड तक आप देखिएगा ईरान के अंदर ये सब इन लोगों की लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाएगी, तो ये घर सरेंडर करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। इनको इतनी मार पड़ने वाली है अभी, ये अपने आप ठंडे हो जाएंगे, और यही इलाज है इनका, और कुछ भी नहीं लगता मुझे। क्योंकि ये लड़ाई करना चाहते हैं, जबरदस्ती दूसरों का रास्ता रोके बैठे हैं, जिसके लिए सारी दुनिया इनकी दुश्मन बन चुकी है। अब फ्रांस जैसा देश, उसका एक सैनिक था जो पीस कीपिंग ऑपरेशन में था, उसको मार दिया। किसने मारा? ये इनके हिजबुल्ला ग्रुप ने मारा। हिजबुल्ला ने मारा तो फ्रांस इनके खिलाफ हो गया। ब्रिटेन भी देख रहा उसके साइप्रस पर अटैक किया। तो लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने गतिरोध के बाद ईरान में माना कि कट्टरपंथ जो समूह है और बाकी जो गवर्नमेंट है, उनके बीच गतिरोध की स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी ईरान का ये दबाव ही तो कहेंगे ना कि अमेरिका इजराइल से कहने के लिए मजबूर हो गया है कि अटैक्स बंद करे। नासिर, बिल्कुल मोनिका, देखिए जो दबाव है वो दोनों कंट्रीज पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे ईरान की बात करें, USA की, ये बात नहीं है कि खाली ईरान पे दबाव है, खाली ईरान पे प्रेशर है, लेकिन जितना प्रेशर ईरान पे है, जितना उससे ज्यादा कहीं प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप पे लगा है। वो स्टेटमेंट्स उनके बाहर आना और स्टेटमेंट्स प्रति घंटे उनका टोन चेंज होना, उसे साफ लगता है कि USA पे भी, डोनाल्ड ट्रंप पे भी कितना प्रेशर है। और वहीं अगर ईरान की बात अगर करेंगे, ईरान इंटरनली कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से सामने आई, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने पहले से दी, वो उन स्टेटमेंट्स अभी भी जो है खड़ा उतरा हुआ है। और वहीं अगर देखा जाए, जो मानसिकता लोग हैं वहां पे, जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी मेंटलिटी है, उसकी एग्जाम्पल जो है हमें तब देखने को मिली जब ईरान पे हमला हुआ, खामनेई को मारा गया। उसके बाद कश्मीर घाटी तक जो शिया समुदाय के लोग हैं, वो उस के अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हुए और प्रदर्शन हमें देखने को मिला। और वहां अगर देखा जाएगा, जब भी हमने देखा कि शिया कम्युनिटी के लोगों को जब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जब बात होती है, तो उनका जैसे खून जो है खोल उठता है, वो अगेंस्ट उनसे पहले ही देखने को मिलता है। और जो मानसिकता, जो मेजोरिटी ऑफ द शिया पीपल्स है, वो सब जो है अगेंस्ट अमेरिका और इजराइल है। और वही एग्जाम्पल हमने देखी जब तेहरान में लाखों की तादाद में शाम को लोग जो है IRGC के सपोर्ट में थे, अपनी आर्मी के सपोर्ट में थे, अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे। वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट जो ईरान के लिए माना जाता है। और जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, जो लॉस हुआ ईरान का, वो सबको पता है कि ईरान की हालत इस वक्त इंटरनली क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ईरान इस जंग में टिका हुआ है, या IRGC इस जंग में टिका हुआ है, जो स्टेट्स की तरफ से, उसका एक पॉजिटिव जो है, एक पॉजिटिव पॉइंट अगर देखा जाएगा, वो जो है वहां के लोगों का, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है ईरान की, वो शिया समुदाय के लोग हैं, उनका साथ जो IRGC के साथ साथ उनकी गवर्नमेंट में भी है। वहीं अगर दूसरे एंड से अगर देखेंगे, USA में, अगर वही तस्वीर हम देखेंगे, USA में हमने लगातार देखा कि USA में जो आम लोग हैं, आम नागरिक है, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े उतरे। और जो अटैक्स 2 हुए डोनाल्ड ट्रंप है, उसमें भी ये बात कहीं ना कहीं सामने आई कि जो कंडीशंस बनी हुई है कंट्री में, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, जो कंडीशंस वहां पे बनी है, उसे कहीं ना कहीं उनको जो है निशाना बनाया गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, आने वाले दिनों में अगर बातचीत नहीं हुई, अगर बातचीत सफल नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है अप्रत्यक्ष बातचीत बंद करने की बात हो रही है। मनोज जी, अप्रत्यक्ष बातचीत बंद हो जाएगी ईरान अमेरिका के साथ, क्या इसके मायने कि बैक चैनल्स बात नहीं होगी? अच्छा, इसका क्या फिर इम्पैक्ट पड़ेगा?
बैक चैनल तो ऐसा लग रहा है कि वो टॉक चलते रहेगा, और अमेरिका किसी भी हालत में ये वॉर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। सिर्फ वो अमेरिका या ट्रम्प ये चाहता है कि सिर्फ जीत उनकी साइड में आ जाए तो वो युद्ध जो है वो जल्दी खत्म कर दे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। और जिस तरह से वो देखने की वो अमेरिका जो है वो अपना स्ट्रेटजी भी चेंज करते रहा है। हम लोग पिछले देखने के 3 महीने से ये हम लोग सोच रहे थे कि अमेरिका जो है इजराइल पे वो बोल क्यों नहीं रहा है, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है कि वो लेबनान में हमला नहीं करे, लेकिन देख रहे हैं कि आज जिस तरह के स्टेटमेंट आया है कि वो इजराइल पे भी एक प्रेशर बनाया है कि किसी न किसी रूप में जो है लेबनान पे अटैक कम किया जाए। तो जिस तरह से एक और स्टेटमेंट आ रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो, वो भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो उन्होंने एक पॉलिसी शुरू किया था उसको अमेरिका के पार्लियामेंट में चाहे सेनेट में इसको लेकर के वो आंसर देंगे कि वो जो पॉलिसी बनाया है वो अभी तक वो कितना सक्सेस हुआ है। तो प्रेशर जिस तरह से बन रहा है, जितने भी पॉलिसीज ट्रम्प ने रिसेंट डेज में लिया है, या टैक्स जो भी वेनेजुएला पे किया, या टैरिफ को लेकर के उन्होंने जो है पूरी मैक्सिमम कंट्रीज पे वो लगा के इम्पोज किया, फिर उन्होंने विड्रॉ किया। तो जितने भी डिसीजन जो है ट्रम्प द्वारा लिया गया है उसको पार्लियामेंट में, सेनेट में उसको अप्रूवल करना पड़ेगा, और लॉ मेकर्स को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि जो अब तक के जो भी एक्शंस लिया गया है ट्रम्प द्वारा वो जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और एक और क्वेश्चन आ रहा है कि क्या अमेरिका ये चाहेगा, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में जो पिछले 3-4 साल से जो युद्ध कंटिन्यू है, क्या अमेरिका इस युद्ध को इसी तरह से कंटिन्यू कर पाएगा? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को ज़्यादा कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि नवंबर में जो मिड इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, इसको लेकर के भी और वही वजह है कि एक बार फिर से वो इजरायली प्रधानमंत्री को जो है वो धमकाते हुए कह लीजिए या समझाते हुए कह लीजिए, जैसे लेना है उस तरह से समझ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं होते तो वो जेल में होते। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी, ईरान ने यूएस इजरायली जहाज पर हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने MSC सरिस्का पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। वैसे सरिस्का पर हमले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई है। ईरानी जहाज लियान स्टार पर हमले की जवाबी कार्रवाई देखने को मिली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने यूएस इजरायली जहाज पर हमला किया है। MSC सरिस्का पर हमले का वीडियो जारी किया है। यूके देवनाथ सर, छोटा सा रिएक्शन इस पर। हाँ, ईरान ने तो कहा ही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी अमेरिकन या इजरायली शिप को नहीं गुजरने देगा। और इसी तरह से अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स भी ये तय करती है कि ईरान के बंदरगाह से कोई जहाज निकलकर बाहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चक्कर लगाकर हिंद महासागर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये टिट फॉर टैट रेस्पॉन्स हैं। असल में जो अभी टॉक्स चल रही हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि डे टू डे शिपिंग को आस्ते आस्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलाउ किया जाए। जी, तो और वही माना जाए कि अब कहानी सेम टू सेम है, एक पिच पर है ईरान और अमेरिका। लेकिन अब जो ओवरऑल समझ में आ रहा है सर वो है कि इजराइल पर दबाव बनाया जाए माथुर साहब, और दबाव बनाने के लिए कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अब आगे आना पड़ रहा है कि वो भी जान रहे कि अगर ऐसे नहीं किया गया तो कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, ये इसमें दबाव इस तरीके का है कि खाली आप जो हमले कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा तेज बीच में हमले हुए ना, 2-3 दिन के अंदर कुछ 7-8 हजार लोग उनके मार दिए। तो अब ये है कि हमले को इस ढंग से किया जाए तो उनके लोग तो न्यूट्रलाइज किए जाते रहे, पर ये कि उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया जाए जिससे ज्यादा हंगामा नहीं हो। तो ये चीज कोशिश चल रही है, और इसी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके लोग अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। अब ये करेंगे, मतलब जो अभी तो कर रहे नहीं, अब करेंगे, ऐसा मान के चलते हैं। दूसरा कैसा है कि इजराइल इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को जितने वेपन्स हैं खुद बनाने की तैयारी कर रहा है इस समय। अभी देखो अमेरिका के वेपन्स यूज करता था वो, अब आने वाले टाइम में अपने खुद के वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है वो, और जल्दी वो खुद अपने वेपन्स बनाएगा, एक चीज। और दूसरा, इस पूरे गल्फ क्षेत्र के अंदर जो मिडिल एशिया जो है, इसमें जितने भी प्रॉक्सीज जो इनके रहे, प्रॉक्सी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस रहे, हमास, हूती और हिजबुल्ला जो है, हमास को तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया इन्होंने, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो ये चाह रहे हैं कि उसी ढंग से हिजबुल्ला को भी खत्म करा जाए, और हिजबुल्ला के साथ
हुतीज भी आने वाले आ गए, थोड़ा अटैक उन्होंने भी किया है। ये भी जब सामने आ जाएंगे तो इनको भी न्यूट्रलाइज करा जाएगा। तो ये जितने भी ये प्रॉक्सीज हैं, ये सारे के सारे ईरान के हैं। इसके बाद ईरान के सामने जब उनके दुनिया भर में पैर तो कट जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के दम पर वो दुनिया भर में जो भी अपनी इमेज बना रहे हैं, ये जो बैड इमेज है उनकी उन्हीं के कारण ही बनी हुई है, क्या विलन बने हुए हैं कि ये सब प्रॉक्सीज भी यूज करते हैं। तो ऐसे में उनकी स्थिति खराब करेंगे तो इसको जरिए कर सकते हैं। इसराइल ने अभी कोशिश की है कि जो तब हमास ने जो एरिया कवर किया था उसका 60% कंट्रोल में था, अब उसको 10% बढ़ा के 70% करेंगे और लक्ष्य इनका ये है कि उसको 100% तक ले जाना है। बिल्कुल उनका लक्ष्य क्लियर है माथुर साहब, लेकिन ईरान बहुत सख्त नजर आ रहा है लेबनान के मुद्दे पर, और ये सख्ती नजर आ रही है साफ तौर पर। ईरान ने इजराइल को चेतावनी भी जारी कर दी है। ईरान ने उत्तरी इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। उत्तरी इजराइल के लोग सुरक्षित जगह चले जाए, ईरान द्वारा कहा गया है। जो हवा बोएगा वो बवंडरी काटेगा, IRGC की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया और इजराइल को चेतावनी जारी जो है वो कर दी गई है। नासिर प्लीज इलैबोरेट। कि आज तक दोनों जो है लेबनान के विषय में चुप थे, अमेरिका भी चुप था और ईरान भी चुप था। अभी तक जो है लेबनान पे कितने एयर स्ट्राइक्स इजराइल की तरफ से किए गए, अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आई, ना ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने बात आई। लेकिन अचानक से कल से ही क्यों ईरान को भी लेबनान याद पड़ा और अमेरिका को भी लेबनान याद पड़ा है कि नहीं, ये बात देखने वाली है। इतने दिन हुए सीज फायर, इतने दिन हुए इजराइल को हमले करते हुए, दोनों को लेबनान क्यों भूल गया था। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा जिस तरफ से IRGC की तरफ से स्टेटमेंट आई, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब ईरान भी जो है फुली प्रिपेयर्ड हुआ है। जो सीज फायर के टाइम उनको टाइम मिला, चाहे 60 दिन में चाहे 70 दिन में, उसमें कहीं ना कहीं अपने जो जड़ें हैं वो उन्होंने मजबूत की है ईरान ने। क्या वेपन के रिलेटेड अगर हम देखा जाएगा, स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर देखा जाएगा, उन्होंने फिर से वो मजबूत किया। अब वो फिर से मैदान में आ चुका है और वही स्टेटमेंट जो है IRGC की तरफ से सामने आई कि अगर लेबनान पे फिर से हमले किए तो हम पलटवार करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। आज तक जो जितने भी हमले लेबनान पे हुए, आज तक ईरान ने कोई बातचीत नहीं की है। ईरान की तरफ से कल ये भी स्टेटमेंट आया है कि सीज फायर में लेबनान का नाम पहले था, लेबनान पे हमले रोके जाए। और वही तस्वीर जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी देखने को मिली कि लेबनान पे जो है हमले रोके जाए। शायद नासिर जिस बात का हम जिक्र करें कि अभी तक याद क्यों नहीं आई, उसका असर होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि अपडेट आ रही है कि इजराइल हिजबुल्लाह में सीज फायर पर सहमति बन गई है। इजराइल हिजबुल्लाह में सीज फायर पर सहमति बनी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले रोकने पर सहमति जता दी है। सीज फायर पर ट्रंप ने इजराइल हिजबुल्लाह से बातचीत की है। लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से यह बयान जारी हुआ है। लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से यह बयान जारी हुआ है जिसमें हिजबुल्लाह इजराइल हमला रोकने पर सहमत है। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने लेबनान से वापस अपने सैनिक बुला लिए हैं। क्योंकि देवनाथ सर, एक पॉजिटिव खबर के तौर पर इसको देख सकते हैं। डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है। अगर हिजबुल्लाह सीधा कमिट करता है कि वह इजराइल पर, उत्तरी इजराइल पर हमला नहीं करेगा, तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दिक्कत ये आती है कि इजराइल का इंटरप्रिटेशन हमेशा थोड़ा सा अलग होता है। जब हिजबुल्लाह कहता है कि वह हमला नहीं करेगा, वो एक बात होती है, लेकिन जाहिर बात है कि जैसे ही इजराइल के रिकॉग्निशंस ड्रोन उड़ते हैं लेबनान के ऊपर, तो रिकॉग्निशंस ड्रोन में जैसे ही उनके इजरायली जो कमांडर हैं उनको हिजबुल्लाह का कोई रॉकेट लॉन्चर या कोई कमांडर जाता हुआ दिखता है, तो वो उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। तो जब भी उनका कोई हथियार, कोई कमांडर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, वो तुरंत इजराइल हमेशा उस मौके का फायदा उठाता है। इजराइल में एक चीज बहुत क्लियर है कि वो किसी कमांडर को, दुश्मन के पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडर का, अगर उसको पता लग जाए कि वो है कहाँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, तो वो फिर छोड़ते नहीं। वो फिर एक कप चाय भी नहीं पीते, बस 5 मिनट के अंदर ही अपने हमले को लॉन्च कर देते हैं। जैसा कि हम 28 फरवरी को देखे, इजराइल को बस पता लगना चाहिए कि दुश्मन का लीडर है कहाँ, उसके बाद वो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, ऑपरेशनल मोड में आ जाते हैं, तुरंत 2 मिनट में, 5 मिनट में ही काम तमाम कर देते हैं। ऐसा ही वो करते रहेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान से डील पर। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिला है, 1 सप्ताह में ही ईरान से डील हो जाएगी। सीज फायर और हॉर्मुज पर भी समझौता होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो एक और दावा कर दिया है। हालांकि इस दफा थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है आशीष, क्योंकि हिजबुल्लाह से बात
इजराइल पर दबाव और उसके बाद ये दावा कि ईरान से डील हो जाएगी। माथुर साहब, इस पर एक कमेंट आपका 30 सेकंड्स में। एक हफ्ते में ईरान से डील हो जाएगी, यहाँ पर इजराइल पर भी दबाव बनाया जा रहा है। अब क्या वाकई में डील हो जाएगी, ये माने, या फिर ये भी सिर्फ मार्केट ऊपर नीचे करने के लिए एक स्टेटमेंट? ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे करने के भी स्टेटमेंट हो सकता है। एक बात ये है, पर जो पूरी सिचुएशन हम रीड करें तो इसमें दो चीजें चल रही हैं। एक तरफ तो वॉर हो रहा है, तो वॉर की तरह दबाव बन रहा है, प्लस इनका इंटेंशन क्या है कि ऑयल पे नजर है, ऑयल मार्केट पर नजर है। जो आपका स्टेटमेंट जो भी आया ना, उसका ऑयल मार्केट से रिलेट करिए। तो ये लड़ाई हो रही है, तो इसमें लड़ाई जीते हारे कोई भी, पर एक जो बाजार है पूरी तरह एक पार्टी के कब्जे में चला जाएगा। और किसको कब्जा करना है? अमेरिका को कब्जा करना है। तो अमेरिका यहाँ पे विन विन रिलेशनशिप में है। मतलब युद्ध हुआ तो युद्ध से हम जीतेंगे, युद्ध नहीं हुआ तो हम तेल आपका कब्जा कर लेंगे। तो ये सारी सिचुएशन इनके फेवर में बनाई जा रही है। और अब आप देखिएगा इस मंथ एंड तक सिचुएशन ऐसी आएगी कि IRGC के लोग ही सपोर्ट में उतरेंगे, बोले कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा बंद करो, हम लोग जो है इसमें से कुछ फाइनेंशियल फायदा देखते हैं, तुम भी अपना हमारा काम करो, हम भी करते हैं अपना काम। अगर ऐसा होता है माथुर साहब, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा कि IRGC के सुर भी अगर बदल जाते हैं। इंतजार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे हैं। आशीष, बिल्कुल, और यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।